तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। हम साइंस की किसी भी स्ट्रीम में अगर हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम एनर्जी की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एनर्जी से स्टार्ट करूँगा। तो एनर्जी में क्या होता है? एनर्जी में हम ट्रांसफ़र और ट्रांसफॉर्मेशन दो ही बातें देखनी है यहाँ पे, मतलब दो ही बातें मैं डिस्कस करूँगा। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र जब होता है तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। मींस एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई, उसका फॉर्म नहीं चेंज हुआ, उसी फॉर्म में है लेकिन ट्रांसफ़र हो गई, तो उसको हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। और वहाँ पे जैसे मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसफ़र हीट होता है, वर्क होता है। और जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि एनर्जी का फॉर्म ही चेंज हो जाता है। Energy changes from one form to another, that is called transformation. तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल ऐसे बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी एनर्जी की और फॉर्म में चेंज हो गई, मस्कुलर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज हो गई, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई, तो ये क्या है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पे केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेरा टॉपिक ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री में रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के बीच में जो नाता होता है, जो उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ भी होता है, उसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और उसी में जितनी भी स्टडी की जाती है उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट माना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपस में चेंजेस होते हैं, तो वो कहाँ पे होता है? जिस डिवाइस में होता है उसको हम सेल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हमने सेल से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और केमिकल एनर्जी है। तो एक मन में सवाल आ सकता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कैसे बनेगी केमिकल एनर्जी से? तो इसी पे हम इंटरेस्टेड हैं, इसी बात पे। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास H2 है और O2 है, तो हम रिएक्शन जानते हैं H2 ये H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2। तो जब भी मेरा कोई मॉलिक्यूल बनता है तो वहाँ पे हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। जब भी बॉन्डिंग मीन्स जब भी बॉन्डिंग होती है तो हम ऐसा बता सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो बेसिक होता है वो बॉन्डिंग ही होता है। तो केमिकल रिएक्शन को अगर सिंपल वे में समझा जाए तो वहाँ पे हम बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्मेशन दो ही बातें देखते हैं। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी उसमें एक्वायर होती है, एनर्जी लगती है, तब बॉन्ड ब्रेक होता है। और जब बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है, अब वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है उसी को हमें देखना होता है। तो वहाँ पे जब एनर्जी रिलीज जो होती है उसी को हम लेके बात करते हैं कि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक बात और मैं बता दूँ कि जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करते हैं तो वहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो उसका जो बेस होता है वो हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन होता है। मींस जब भी हम इलेक्ट्रिक डिवाइस सेल या इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइट्स इन सब की बात करेंगे, या फिर सीधे सीधे से बोल दें कि जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, तो वो रिएक्शन कैसी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, रिडक्शन भी हो रहा होता है। तो अब आपको समझना होगा कि ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो उस केस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। या फिर अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वहाँ पे उसको रिडक्शन बोलेंगे। तो जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो वहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ।
मेरे पास ये रिएक्शन है, जिंक और कॉपर सल्फेट, फिर उसके बाद रिएक्शन करके जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ये कैसे पता चलेगा रिडॉक्स रिएक्शन है, तो मैं पहले हाफ रिएक्शन लिखता हूँ। तो इसको कॉपर सल्फेट को मैं कॉपर प्लस प्लस और SO4 डबल माइनस लिख सकता हूँ। ऐसे ही जिंक सल्फेट को मैं जिंक प्लस प्लस और SO4 डबल माइनस लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसकी हाफ रिएक्शंस लिखूंगा तो हाफ रिएक्शंस में इसकी ऐसे बनाऊंगा, तो इसमें क्या होगा कि जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो जिंक का आयन बनाएगा, जिंक प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन। एक तो ये रिएक्शन हुई। दूसरी रिएक्शन ये हुई कि कॉपर डबल माइनस है, तो अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करे, नहीं सॉरी, कॉपर डबल प्लस है, तो कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉपर एटम बन गया। तो यहाँ पे इसको ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे जो हो रहा है मेरा, पहले जिंक था, जिंक अभी आयनिक फॉर्म में नहीं है, तो जिंक ने जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, मीन्स यहाँ पे जो कॉपर है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आया है, तो अब यहाँ पे जिंक डबल प्लस में कन्वर्ट हो गया, ऐसे जिंक डबल प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो वो जिंक डबल प्लस में तभी कन्वर्ट होगा जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और यहाँ पे जो हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर डबल प्लस है, इधर जब गया तो यहाँ पे कॉपर बस बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। जब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो वो कॉपर में चेंज हो गया, कॉपर आयन कॉपर में चेंज हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन। अब ये प्रोसेस जो दोनों साथ में होती है, ये तो ये पूरी रिएक्शन जो मेरे पास है उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो प्रोसेस होता है उसका बेस यही होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इसका बेस रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो भी चेंजेस हुए वो इलेक्ट्रॉन के चेंजेस हुए, इलेक्ट्रॉन का ही मोशन हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया इसमें, यहाँ से गया इसमें, मीन्स जिंक से कॉपर के पास गया, तो अब यही सब होता रहता है सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये सब होता रहता है, तो इसी को बोलते हैं। अब ऐसे ही हम समझ सकते हैं। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है यहाँ पे, तो अब आपको पता होगा फिजिक्स से कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन से ही जनरेट होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन का मोशन अगर इधर हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी उसके ऑपोजिट साइड में होगी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उसके ऑपोजिट साइड में होगा, ये आपको पता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। तो यहीं से निकल के आया कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि जब हमने केमिकल रिएक्शन करवाया, अब केमिकल रिएक्शन हुई तो उस केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो अब ये जिस डिवाइस में होता है, ये जहाँ भी होता है उस डिवाइस को हम ऐसे बोल देते हैं सेल, तो वहीं से सेल का कॉन्सेप्ट आता है। तो फिर प्रोसेस के बेसिस पे सेल 2 टाइप से होते हैं, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब प्रोसेस के बेसिस पे कैसे मैं बताऊंगा, तो अब उसमें कि हमने देखा यहाँ पे जो एनर्जी थी, रिएक्शन में जो एनर्जी थी उसको हमने केमिकल एनर्जी बोला। अब जब ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन तो हो रहा है लेकिन रिएक्शन में अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जब हम सेल में करके, अब ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, वो आगे आने वाला पार्ट है कि जब मेरा सेल है, सेल में मैं सर्किट लगा दूंगा। अब ये कैसे होगा ये मैं अगले लेक्चर में सब कुछ बताऊंगा। तो जब मैं सर्किट लगाता हूँ तो इलेक्ट्रॉन का मोशन जब एक्सटर्नल सर्किट में होता है तो वहाँ पर मुझे करंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुआ। अब ऐसे ही इसका रिवर्स प्रोसेस भी होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो यही सब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। अब मैं एनर्जी चेंज के बेसिस पे सेल को 2 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ। तो वो 2 टाइप्स मेरे क्या क्या होंगे, एक तो होगा गैल्वेनिक सेल, एक को मैं बोलूँगा गैल्वेनिक सेल।
और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। और दूसरा मेरा होता है सेल में 2 टाइप्स, एक मेरा गैल्वेनिक सेल और दूसरा होगा मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है। और ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। इसका मतलब कि गैल्वेनिक सेल में आउटपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनपुट क्या होता है, केमिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट होती है और इनपुट होता है केमिकल एनर्जी। अब इसका मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर समझना चाहूँ कि क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या चेंजेस हो रही है सब, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन हो रही है उसकी बदौलत इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो खुद से हो रही है। मतलब जो गैल्वेनिक सेल के केस में केमिकल रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। और दूसरे केस में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। मतलब कि जब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की तो वहाँ से केमिकल एनर्जी जनरेट हुई। मीन्स कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की बाहर से तो मेरा फिर रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड नहीं करते तो रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन होती है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, और इस केस में जो रिएक्शन होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे सेल कैसे वर्क करता है, वर्किंग ऑफ सेल, ये हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। और वर्किंग ऑफ सेल में मैंने थोड़ा हिंट दे ही दिया है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन, मतलब सारा जो गेम है वो इलेक्ट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन का गेम जब हम समझेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सारी बातें हम करेंगे।